भूषण जी, डबल इंजन की सरकार को लेकर उसकी खामियां, उसकी कमियों के लेकर के आप जो कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो देश की एजेंसियां हैं उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं भी छापेमारी होती है, एक्शन होता है, सीधे आप लोग कह देते हैं कि सरकार के इशारे पर हो रहा है। उन अधिकारियों की क्या गलती है? वो अपना काम कर रहे हैं ना, वो एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और उसी आधार पर आगे मामले अदालत तक पहुंचते हैं और फिर कार्रवाई भी होती है। जब वो कार्रवाई करते हैं, फिर दोषी अगर कोई पाया जाता है तो सजा होती है, निर्दोष है तो बाइज्जत बरी होता है। वो बिल्कुल सही आप कह रही हैं और ऐसा ही देश में होता रहा है, लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो रहा। सबसे पहले जो आपने अधिकारियों का मनोबल क्या इससे टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं? आप उन अधिकारियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। थोड़ी देर बोलने दिया करिए। अभी मैंने कहा तो भाजपा प्रवक्ता को जैसे इंटरप्ट नहीं किया था, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। तो सर, मेरा सवाल जो था उस सवाल का जवाब तो आपने दिया नहीं ना। आप डबल इंजन की सरकार पर हम जिस दिन बात करने बैठेंगे आप बिल्कुल बोलिएगा कि कहां फेल है वो। सवाल का उत्तर सुनिए। इस देश की सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। किसने आपसे कहा कि कार्यपालिका में सिर्फ अधिकारी आते हैं? कार्यपालिका में मंत्री और अधिकारी दोनों आते हैं। मंत्री और अधिकारी मिलकर सारी कार्यवाही तय करते हैं। यह देश के संविधान की बनाई हुई व्यवस्था है, इसी से देश चल रहा। तो पहले तो आप यही तय कर लीजिए कि अधिकारी निष्पक्ष रूप से काम कभी नहीं करते, सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। सरकार को निष्पक्ष होने की जरूरत होती है और दुर्भाग्य है कि इस समय देश में जो सरकार, आप लोग तो न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ते हैं। आप लोगों ने तो न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, अदालती फैसलों पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्या चीज बोलने दिया करिए। अभी मैंने कहा था ना कि एक बात पूरा नहीं होगा, आप उधर से शुरू हो जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता पूरा बुलवा के फिर कहेंगे कि आप और अपनी बात पूरी करिए। अरे किस बात की खीस है ये? किस बात की खीस है ये? बोलने का पूरा मौका आपको मिल रहा है। बीच में उन्हें भी इंटरप्ट किया था, बीच में। यही इनसिक्योरिटी है और इसी वजह से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। संयम नाम की कोई चीज नहीं है। सवाल कुछ पूछ लो तो जवाब पहले ही आता है कि आपने उनको बोलने का मौका दिया, हमें भी बोलने का। सर, इसीलिए तो आपसे सवाल पूछा है ना, मौका पूरा आपके पास है। बोलने का मौका दीजिए प्रिया जी, पूरी बात स्पष्ट करने दीजिए। बार बार उधर से टोकेंगी तो बोल कैसे पाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अधिकारी अगर जो निष्पक्ष कार्यवाही करे तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। दरअसल सरकार का पूरा तंत्र आज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर कार्यवाही करने के लिए आमादा है। 98% कार्यवाहियां ईडी और आईटी की विपक्षी नेताओं के प्रति होती हैं। इतने आरोप लगते हैं अडानी पर, अंबानी पर, तमाम लोगों पर। वहां कोई एजेंसी काम नहीं कर रही, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ घोसी के चुनाव परिणाम से घबराने के बाद उत्तर प्रदेश में आप इनकम टैक्स कार्यवाही आजम खान साहब को निशाना बना के कर रहे हैं। ठीक है, एविडेंस में कुछ पाया जाएगा, कार्यवाही होगी, लेकिन जिस तरह उनके बहन के घर पे छापा मारने पहुंचे हैं साहब, और उस घर को नगर निगम उनसे पहले ही खाली करा चुका है। आपको ये जानकारी नहीं? सरकार में बैठे हुए हैं, आजम खान साहब की बहन के घर पे लखनऊ में जहां छापा मारा, वहां वो है ही नहीं, वो घर तो खाली करा लिया गया है। ऐसी कार्यवाहियां सिर्फ परिवार को परेशान करने के लिए, आपके चारों ओर के लोगों को परेशान करने के लिए, जिससे आपके राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो सके। लेकिन देश की जनता आज देख रही है ये सच। 9.5 साल का परिणाम जनता के सामने है और इसका 2024 में जौहर ट्रस्ट से तमाम लेन देन के संदिग्ध का जो पता लगेगा। आईटी की टीम आज इसीलिए वहां पर पहुंची हुई थी, डोनेशन को लेकर के जो बातें, जो ब्यौरा दिया गया था उसी को तो क्रॉस चेक कर रही है। इसमें गलत क्या है? ज्ञानेंद्र अर्कवंशी। देखिए प्रिया जी, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं। जब भी किसी के यहाँ छापा पड़ता है तो क्या बोला जाता है कि चुनावों को देखकर ये छापे मारे गए। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन देखिए, वो इन सारी चीजों को दूर करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने कमेटी भी बनाई है और माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका अध्यक्ष भी बनाया है कि एक देश एक चुनाव क्या संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, अभी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने चर्चा की। अब मैं बताता हूं, इनके ऊपर भी एक और चीज होती है जो शायद ये भूल गए क्योंकि इन्हें लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। वो चीज होती है पीएसी। आपको याद है, इन्हें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं था, अपने पार्टी के वर्कर्स पर भरोसा नहीं था। इन्होंने क्या किया, एक प्रधानमंत्री रबर स्टाम्प बिठाया, उसके ऊपर पीएसी बनाई और उस पीएसी में एक से एक छटे हुए लोग थे जिनके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी थी कई बार। ठीक, वो पीएसी बनाई ही इस वजह से गई थी कि संविधान में भरोसा नहीं था इन लोगों को। यहां पे एक और चीज स्पष्ट कर दूं, आजम खान जी नहीं, ये पूरी सपा का एक मतलब वो है कि
मतलब भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई पार्टी है। अगर मैं आपको गिनाने पे आऊं तो जूनियर शिक्षक भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, पीजीटी भर्ती है, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। अब मैं बता दूं, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला माननीय शिवपाल जी यादव पे जांच चल रही है और उनसे भी कभी भी पूछताछ हो सकती है, तो इससे फिर दोबारा ये तिलमिला जाएंगे, बौखला जाएंगे। उसके अलावा समाजवादी पेंशन घोटाला है, एम्बुलेंस घोटाला है, एनपीआईसी घोटाला है। अनिल यादव, अनीता यादव और रामवीर सिंह यादव 3 लोग थे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उच्चतर शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। तीनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कहने पर हटाया गया। तो मैं और भी इनके घोटाले, चाहे पीजीटी भर्ती हो, पशुधन प्रसार में हो, चाहे किसी भी चीज में आप उठा लीजिए, सभी जगह जमीनों पर कब्जा करने के लिए, आपको याद होगा जो इटावा वाले इनके रामेश्वर यादव थे, उन्होंने जमीनों पर कब्जा करने की वजह से जेल में है। आजमगढ़ वाले जो एक और यादव जी थे वो भी जेल में है। वैसे तो आप चोरी जाया करते हैं। 10 घोटाले गिनवाएंगे, उधर से वो आपके 10 घोटाले गिनवाएंगे। मुद्दा ये है कि जब भी कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो फिर उसको पॉलिटिकल एंगल क्यों दे दिया जाता है, उसको चुनावी चश्मे से क्यों देखना शुरू कर देते हैं। रुद्र प्रताप दुबे, एक आखिरी कमेंट सर मैं आपका चाहूंगी। ठीक है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। रुद्र प्रताप जी। प्रिया जी देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो ईडी की आप सक्रियता बढ़ी है। बड़ी बात क्या होती है, बहस में हम लोग नेताओं को ले आते हैं। आप अगर एक तुलना करें तो आप देखें कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 5,346 करोड़ ईडी ने बरामद किए थे। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में 99,356 करोड़। आप शिकायतों का निस्तारण देखिए, ईडी ने तब 104 शिकायतें निस्तारण की थी, इस बार 888 है। तो जब सक्रियता बढ़ती है तो उसकी जद में तमाम वो लोग आते हैं। अब वो पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ईडी की सक्रियता आप देखिए वो कितनी ज्यादा बढ़ी है। और ईडी किसके लिए काम करती है? सरकार के लिए नहीं काम करती। ईडी जो पैसा निकालती है क्या वो सरकार के पास नहीं आती, वो जनता में ही आता है, जनता की योजनाओं में आता है, हमारे पास वापस लौट के आता है। तो एक तरह से देखें तो आपको ईडी की सक्रियता जो बढ़ी है, इसको लोकतंत्र के सुनहरे पक्ष से देखिए। अब वो किसी ना किसी के खिलाफ तो होगी। बड़ी बात यह है इतने वक्त आपके खिलाफ है तो आप ज्यादा चिल्ला रहे हैं। मुझे लगता है यही राजनीति है। और जहां तक टाइमिंग की बात हुई तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है मदन भैया वाली सीट को और कन्नौज की सीट को। सर मुझे वाइंड अप करना होगा। मनोज जी, आपका भी रुक कर रही हूं। तारिक खान जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। देखिए मैम, जो भी बात है वो सीधे सीधे सवाल यहाँ पर यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचा रही है और विपक्ष के लोगों को फंसा रही है। 27 फरवरी को बीबीसी छापता है कि सर मेरे पास वक्त कम है, मुझे वाइंड अप करना है। एक एंगल इसका है कि जिस इससे लोग इस नाते जोड़ रहे हैं क्योंकि आजम खान के माध्यम से इनसे जो फंडिंग देने वाले लोग रहे इनकी सरकारों में, वो भी दायरे में आ जाएंगे। इस नाते सपा को काफी दिक्कत हो रहा, चाहे अखिलेश जी रहे हो या उनके कोई भी नेता हो, क्योंकि इनकी फंडिंग के रूप में जो भी उनमें इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं वो भी बीच में आ जाएंगे, तो ईडी उनके वहां भी छापे मार सकती है। इस डर के नाते आजम खान पर एक्शन, इसीलिए अब चुनावी कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इनकम टैक्स की तरफ से यहां पर रेड डाली गई अलग अलग ठिकानों पर। यह मामला अभी भी जांच का विषय है, जांच के अधीन है, लेकिन अभी से इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले INDIA गठबंधन को डेंट पहुंचाने की कोशिश है और जो बीजेपी के साथ है वो सेफ जोन में है, जो बीजेपी के साथ नहीं है उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होती है, उसे फंसाने की कोशिश की जाती है। एक छोटा